आज का विषय श्री गुरु संविधान वाणी का आज 35वां दिन और 35वें दिन में श्री गुरु संविधान वाणी में आज आपको सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जो सेवाएं हैं संघ की, भारत सरकार के अंतर्गत और राज्य सरकारों के अंतर्गत जो सर्विसेज आती हैं, सेवाएं आती हैं, वो सेवाएं आज आपसे डिस्कस करें। आज आपको इस श्री गुरु संविधान वाणी के अंतर्गत क्या बोलती हैं, कैसे मिलेंगी, कब मिलेंगी और क्यों मिलेंगी, ये सेवाएं जो हैं ये आपको आज उसके साथ आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से नेशनल स्तर के ऊपर संघ के अंदर जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसी तरह से राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। ये दो ऐसे आयोग हैं, इन आयोगों के तहत सिविल सेवा सर्विसेज जो है वह पूरे देश में या राज्यों में करवाई जाती है। और इन्हीं सिविल सेवा सर्विसेज के अंतर्गत टॉप पोस्टें जो हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनकी अपॉइंटमेंटें भी होती हैं। और इन्हीं सर्विसेज के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन के अलग अलग जो मेंबर जो हैं वह भी अपॉइंट होते हैं। आज के इस विषय के बीच ये विषय जो है आम उन लोगों के साथ जुड़ा है जो सर्विस मैटर के बीच, जो सर्विस ऑन जॉब है। संविधान के अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद 308 से 312 वह ये बताता है, इसकी लाइट ऑन करो, फ्लैश आ जाए। 308 से 323 जो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल छंद नंबर है, ये छंद जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो रिक्रूटमेंट होती है, किस तरह की रिक्रूटमेंट, जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो टॉप पोस्टें होती हैं। सुना है कि IAS है, कहते हैं बड़ा DC लग गया, ऐसी भाषा करते हैं, हम यूज करते हैं। तो ये जितनी भी बड़ी पोस्टें होती हैं, टॉप पोस्टें जो होती हैं, ये जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत आती हैं। और संविधान का आर्टिकल 308 से 323 जो है वो इनके बारे में भी चर्चा करता है, इनके बारे में बताता है। चलते हैं। रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर पर्सन सर्विंग द यूनियन और द स्टेट। जो यूनियन मतलब कि संघ के अंतर्गत, भारत गणराज्य के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत, जैसे किसी भी राज्य का, चाहे पंजाब का है, चाहे हिमाचल का है, चाहे गुजरात का है, किसी भी स्टेट का है, तो उन स्टेटों के अंतर्गत जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वह उसके अंतर क्या क्या, कौन कौन सी पोस्टें किस किस तरह से होती हैं, उनको लिया जाता है। स्कोप ऑफ आर्टिकल 309 क्या बोला इसमें, जो 309 के बीच आते हैं, 8 की है, इसमें डेफिनेशन दी गई है, रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है और ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताया गया, स्टेट पब्लिक कमीशन के बारे में, जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया। अब 309 में, आर्टिकल 309 में बताया गया अब स्कोप जो है वह स्कोप क्या है। स्कोप जो है वह कहता है कि रूल्स, अपॉइंटमेंट एंड जनरल कंडीशन ऑफ सर्विसेज, द एक्सप्रेशन कंडीशन ऑफ सर्विसेज इज sustainably wide in amplitude and would inter area matter salary and time scale and grade, provided fund compulsory and contributory, dearness analysis, termination of services, eligibility, promotion, seniority and रिटायरमेंट, पेंशन, सस्पेंशन, डिसमिसल, रिमूवल और उसके साथ साथ ट्रांसफर और डिस्क्वालिफिकेशन, रिडक्शन, इंक्वायरी, अपॉइंटमेंट, रीजनेबल अथॉरिटी, इसकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें कवर होती हैं। तो ऐसी चीजों के बीच क्या ये स्कोप जो है वो 309 में दिया गया है कि कहां तक इनकी अपॉइंटमेंटें जो हैं वह होगी और कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो क्या रहेगी, किस तरह की कंडीशन के तहत ये सर्विस होगी। दूसरी तरफ जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ और स्टेट पब्लिक कमीशन के साथ जो आर्टिकल 14 जो है, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, 16, 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, धर्म, जातिवाद, जो भी उसके साथ जो 15 जो अलाइ करता है। आर्टिकल 16 प्रमोशन इन रिजर्वेशन, जो इन चीजों के साथ भी जे आर्टिकल 309, 308, 309 जो है, जहां से ये सब्जेक्ट जो है जो शुरू हो जाता है कि उनके बीच क्या उनको प्रमोशन मिलेगी, उन प्रमोशनों का उनका दायरा जो है किस तरह का रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि आर्टिकल जो आर्टिकल 14 जो है, एक्ट मस्ट बी राइट फंडामेंटल राइटली एक्सेस दोज सिक्योर्ड बाय द आर्टिकल 14 एंड 15, 16 ये सिक्योरिटी मिलती है इनको। आगे बढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39D जो है, जिसमें रेटिंग टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मतलब कि मैन एंड वोमेन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो दोनों को ही किसी भी पोस्ट के लिए बराबर जो है वह ऑनरेरियम या सैलरी जो है वो दी जाएगी, पेमेंट दी जाएगी। ये संविधान की पवित्र वाणी बोलती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ये नहीं हो सकता कि वोमेन है या कोई हैंडीकैप है कि उसको सैलरी उसको ये बोल दिया जाए कि आपकी जो एबिलिटी जो है या आपकी कैपेसिटी जो है वो वर्क करने की कम है, तो आपको सैलरी जो बराबर नहीं मिलेगी। वो चाहे किसी स्कूल का मास्टर हो, वो चाहे किसी स्कूल की मास्टरानी हो, कि मास्टर जो है वो ज्यादा काम कर रहा है, मास्टरानी कम काम करती है, तो मास्टरानी बेशक कम काम करती हो लेकिन उसको सैलरी जो है वो उसके बराबर ही मिलेगी। जे राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आर्टिकल 39 है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आगे चलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये जो है ये प्लीजिंग के ऊपर निर्भर करता है कि इच्छा जो है कब तक आपकी जो आपके ऊपर कृपा कब तक है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, कृपा कब तक है, किसकी कृपा? आपके बॉस की। बॉस कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या राज्य सरकार, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, राज्य के महिम राज्यपाल महोदय और देश के राष्ट्रपति महोदय, इनकी कृपा आप पर कब तक है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर जो है, ये आपको बताता है कि इन पोस्टों, टॉप पोस्टों के अपॉइंटमेंट के बीच आपका जो आपका आशीर्वाद जो है वो कब तक रहता है, ये भी इस पर लिया गया है। प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर सिविल सर्वेंट इम्पोज एंड लिमिटेशंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, जो सेफगार्ड जो है, जो आपकी सिविल सर्विसेज जो है, सीसीएस रूल जो है, सिविल सर्विस रूल जो है वो भी है, बहुत सारा लॉ जो है इसके ऊपर है, और उसके साथ साथ इम्पोज ऑफ लिमिटेशन। लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट जो होती है उसके ऊपर लिमिटेशन भी है, समय अवधि भी है उसके ऊपर, कब तक होगी अपॉइंटमेंट, कितना समय तक आप उस पोस्ट पर जो है वे रह सकते हो। और उसके साथ कंडीशन ऑफ सर्विसेज, कंडीशन क्या क्या है उसकी सर्विस की, जो जिस कंडीशन में आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है उनकी कंडीशन जो है वो किस किस तरह की रहती हैं। आगे आगे 320 में जो आर्टिकल 320 है, इसी श्री गुरु संविधान के बीच बताया गया, आपकी सर्विस के लिए बताया गया है कि दो नॉट मैंडेटरी in nature require consultation with the appropriate public service commission in all matters relating to the recruitment to the civil services or and civil for civil post in making promotion, transfer, disciplinary matter affecting civil services। ये हर चीज को उनके साथ डिस्कस करने के लिए भी नहीं रखा गया, मैंडेटरी नहीं है। रिक्वायरिंग कंसल्टेशन, कि कंसल्ट किया जाए किसके साथ? पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, कि जब किसी के ऊपर कोई ऐसी बात आ जाएगी, सपोज इसके बीच व्यू निकलता है कि रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, जिसके पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट करा गया है, सपोज कि आपको डायरेक्टर किसी नेशनल सर्विस कमीशन के नेशनल कोई भी पोस्ट हो, नेशनल स्तर की कोई भी पोस्ट हो, जिसमें जैसे कि हम ले लेते हैं पीजीआई के डायरेक्टर जो हैं उनकी पोस्ट को के ऊपर व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। तो पीजीआई के डायरेक्टर की जो रिक्रूटमेंट है सिविल सर्विस की, अगर उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई कारणवश उसको हटाया जाएगा तो वो चीज इसमें आती है, मेकिंग प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी मैटर। और जे अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट के इख्तियार में आ जाता है कि इनकी प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, या डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो इनके खिलाफ लिया जा सकता है, वो इसमें हम डील करते हैं। आगे बढ़ेंगे,
डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के बीच कॉमन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, जे इम्पोर्टेंट 310A में है। जे एक ऐसा लॉ है कि उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और इसी के बीच हम आगे लेते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर जो है जे कब से शुरू हुआ, जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब का, 1858 का, 1858 1858 का एक्ट जो है वह, उसकी धारा 16 है जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, वहां से इसको ड्रॉ करा गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की सेक्शन 96B उसमें भी लिया गया, और आगे चलकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर को कंसीडर किया गया। और आगे जो संविधान बनने के बाद भी ये डॉक्टर ऑफ प्लेजर का एक्ट, जो डॉक्ट्राइन जो है, जो प्रिंसिपल जो है, कब तक आप पर कृपा बनी रहती है आपके बॉस की, तब तक जो है उसको लिया जाता है। लिमिटेशन ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, अब इसके ऊपर जो लिमिटेशन जो है, जो एक सीमा जो है वह क्या है। इसमें सीमा के बीच बोला गया, पब्लिक सर्वेंट दो वर्क्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। इनकी अपॉइंटमेंट जो है जे प्रेसिडेंट और गवर्नर की इच्छा पर निर्भर करती है, उसकी बिल पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज आती है इसमें कि एक्सेप्शंस ए पर्सन हैविंग स्पेशल क्वालिफिकेशन नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विस और ए सिविल सर्विस द जूनियर और स्टेट अपॉइंट टू ए सिविल पोस्ट फॉर ए फिक्स टर्म, कि को वो व्यक्ति जो ना तो कहीं सिविल सर्विस का हो ना डिफेंस सर्विसेज का हो, तो उसको जूनियर ऑफ स्टेट जो है तो 302 के अंतर्गत जो है वह एक्सेप्ट है कि उसकी अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटेड ए सिविल सर्विस फॉर ए पोस्ट ऑफ फॉर ए फिक्स टर्म के लिए अपॉइंटमेंट उसको नहीं दिया जा सकता, क्वालिफिकेशन अगर उसकी पूरी नहीं होती है, तो ये लिमिटेशन है उसके ऊपर। उसके आगे चलेंगे, द प्लेजर इज डन अवे, प्लेजर इज डन अवे with as regard to the holders, with as regard to the holders of judge of Supreme Court, High Court, Comptroller of Auditor General of India, State Comptroller Auditor General of India, member of Junior Public Service Commission, National और member of State Public Service Commission। मैं दोनों को कोरिलेट करूंगा। State Public Service Commission, Chief Election Commissioner, the Constitution prescribed a secured tenure and express procedure for the removal of such office holder। इन लोगों की जो अपॉइंटमेंट है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, कंप्यूटर ऑफ जनरल की अपॉइंटमेंट है, या फिर ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट है, या जूनियर सर्विस कमीशन के जो मेंबर जो होते हैं, या स्टेट के हैं, या वो पब्लिक संघ पब्लिक लोक सेवा सर्विस कमीशन के हैं, लोक सेवा जो कमीशन है आयोग जो है उसके हैं, तो इसके लिए उनको जो है जे विद रिगार्ड टू प्लेजर इज डन अवे, तो जे कृपा जो है वह इन पर नहीं बनी रहेगी, इनको हटाया जा सकता है। कैसे? एक्सप्रेस रिमूवल ऑफ सच ऑफिस होल्डर्स, इनको समय अवधि के बीच भी इनको हटाया जा सकता है। जो बड़ी पोस्टें हैं, टॉप पोस्टें हैं, आप कहते हैं कि आईएएस की सिलेक्शन है, एंट्री व्यू में बैठे हैं, तो एंट्री व्यू में जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बैठते हैं, टॉप पोस्टें हैं, वो इसी की सेटलमेंट होती है, वो पता चल जाता है तो उसको हटाया जा सकता है। ये बड़ी बातें हैं। चलते हैं आगे। ऑल डिसिप्लिनरी मैटर मतलब कि जो आप जो है अवाक्या करते हैं, आप काम के प्रति वफादार नहीं हैं, या आप काम से जो जिस पोस्ट पर आपको बिठाया गया है उस पोस्ट के साथ आपकी किसी तरह की कोई चीटिंग पाई जाती है, या आप कॉन्सिप्रेसी के बीच आप उस पोस्ट के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको वहां से हटाया जा सकता है। इट होल्ड्स द पोस्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर डज नॉट कन्फर a power on the president or the governor to compel a government servant to continue in service against his will after reaching the age of superannuation।
सुपर एनुएशन होता है जब रिटायरमेंट का समय आ जाता है, कम से कम एक साल 1.5 से 2 साल के बीच का समय लास्ट का। तो उस समय से क्या किसी को कंपेल किया जा सकता है कि वो रिटायरमेंट लेने से पहले उसको ये कंपेल कर दिया जाए कि आपको इस पोस्ट के ऊपर बड़ा ही रहना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। वो रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसको रिटायरमेंट जो है वो मिल सकती है, वॉलंटरी मिल सकती है, वो अपनी जॉब छोड़ के आ सकता है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। आगे चलते हैं। एक्सिक्यूटिव पावर विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 53 के बीच भी डेलीगेशंस ऑफ प्लेजर्स बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। अगर को डेलीगेट करा गया है प्लेजर के बीच तो उसकी एक अलग कंडीशन रहती है। और गवर्नर एक्टिंग एंड एड एंड सर्विस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स, कि जो लोग मिनिस्टर्स हैं, जितने मिनिस्टर जो बनते हैं, उन मिनिस्टरों के अंतर्गत जो उसका स्टाफ जो होता है वो काम करता है, तो वो मिनिस्टर की प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ प्लेजर की बात कर रहे हैं, उसकी कृपा की बात कर रहे हैं, तो उनको राइट है कि वो अपने जो उनके जो पीए होते हैं या जितना भी उनका स्टाफ होता है, जो भी उसका कंट्रोलिंग करता है, तो उसको वो एक्सटेंशन दे सकता है। ये राइट ऑफ प्लेजर है। बड़ी बातें हैं, बड़े पोस्टों की बातें हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, आम आदमी हैं हम, आम आदमी को ये बातें समझ भी नहीं आएंगी और ना ही कभी कानून के बारे में हम जानने की कोशिश भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द सिविल सर्वेंट्स, आर्टिकल 311 के बीच क्या बोला है? नो रिमूवल। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड, सेफगार्ड क्या है कि रिमूवल नहीं होगी। किनकी नहीं होगी? आगे चलते हैं। नो रिमूवल और डिसमिसल बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, मतलब कि जिस की पोस्ट के ऊपर उसको जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑफिस है उसके नीचे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस मान लेते हैं एक, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऑफिस, या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का ऑफिस मान लेते हैं। तो क्या सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन वाले जो हैं वो जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसरों को क्या रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनका कोई ऐसा ऑर्डर वो पास नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जो जूनियर है उसने ही ऑर्डर जो अपने सीनियर को रिमूव करने के लिए बना दिए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जो मैटर पहुंचे थे बाद में। आगे चलते हैं। नो रिमूवल और डिसमिसल और रिडक्शन इन द रैंक, रैंक से ऑन द रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी अफोर्डिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग क्या है? वो मतलब कि उनको सुनने का राइट है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। कहां? कमीशन के सामने या एक कमेटी के सामने। वो अपने आप को जिस पर डाउट होता है उसको वो एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे रिटर्न में, ओरली या इन रिटर्न उनको। लेकिन उनको ऐसे हटाया नहीं जा सकता, उनको ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता, उनको ऐसे डिसमिस जो है वो नहीं किया जाएगा। या उनकी एलिजिबिलिटी पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, प्रमोशन के ऊपर कोई मैटर होता है, या फिर सीनियोरिटी के ऊपर जो है ऐसी चीजें आती हैं। तो हु में क्लेम दी सेफगार्ड्स, कौन इन सेफगार्डों को ले सकता है, कौन ऐसी सुरक्षा जो है वो ले सकता है? इस श्री गुरु संविधान वाणी के अंतर्गत 311 को कौन कौन बेल कर सकता है, कौन ले सकता है, रख सकता है? मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विस कमीशन। मैंने पहला बोला कि जो मेंबर हैं सिविल सर्विस कमीशन के, जो मेंबर हैं जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, या फिर जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट के हैं उनके बीच जो है जो मेंबर हैं वो इसको सेफ गार्ड जो है अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे हटाने की प्रक्रिया जो है वो लचीली है, टिपिकल भी है, और इसको लिए जो है वो प्रॉपर एक सेफ गार्ड जो है उसमें दिया हुआ है कि हटाने से पहले उनको राइट टू हेयर जो है वो दिया गया है। मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जो ऑल इंडिया बेस की सर्विसेज होती है उनकी, जिस तरह से ऑल इंडिया बेस के पर IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज हैं, या फिर IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। जिस तरह से अलग अलग सर्विसेज के बीच जो है वो इस को भी रखा जाता है। मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द स्टेट, वो पहले जिस तरह से स्टेट के जो HAS है, PCS है, SCS है, JCS है, तो ऐसे जो हैं सर्विसेज जो हैं जुडिशियल जो दूसरी सर्विसेज जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो हैं वो वहां पर भी ये अपील कर सकते हैं। पर्सन्स होल्डिंग सिविल पोस्ट्स। आगे आता है डिफेंस। मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज आर दस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द
स्कोप ऑफ आर्टिकल 311। जो डिफेंस सर्विसेज के मेंबर होते हैं, सपोज किसी को डिफेंस सर्विस का मेंबर लगा दिया, डिफेंस बोर्ड का मेंबर लगाया हुआ है, तो उसको जहां से एक्सक्लूड करा गया है, क्योंकि डिफेंस एक्ट जो है आर्मी एक्ट के अंदर जो है उनको लिया जाता है। उनको कैसे वहां से हटाया जाएगा, तो जे एक्ट जो है जे अलग सेपरेट रूलिंग जो है इसके ऊपर चलती है। आगे बढ़ेंगे। राइट टू सेलेक्ट एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ होल्डर्स सिविल पोस्ट, उनके राइट है। कंट्रोल ऑफ द मेनर है। अ ड्यूटी अंडर द रेम्यूनरेशन ऑफ द बेजेस है। और फॉर एग्जाम्पल ए स्पेशल फर्स्ट क्लास ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट। आगे बढ़ेंगे कि कौन है फॉर एग्जाम्पल ए स्पेशल फर्स्ट क्लास ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट। इनको अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आगे आते हैं कि टू द सिविल सर्विसेज, पंचायती राज सर्विसेज के अंतर्गत जिन लोगों को रखा जाता है, जो 203 में डायरेक्टर जो पंचायती राज के अपॉइंट होते हैं, जब पंचायती राज के बोर्ड जो है बनाए जाते हैं, तो उनके जो सर्विसेज है। टू बी हेल्ड सिविल सर्विसेज ऑफ स्टेट मेंबर एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इनको माना जाता है, तो इनको हटाने की प्रक्रिया जो है वह भी ये इस सेफ गार्ड को अवेल कर सकते हैं। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द पुलिस डिपार्टमेंट होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द स्टेट, पुलिस डिपार्टमेंट में है लेकिन वो सिविल पोस्ट को होल्ड करके बैठा, होल्ड है, उसके पास सिविल पोस्ट है, तो ऑफिसर अपॉइंटेड इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट एंड आल्सो सिविल पोस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 311, इनको सेफ गार्ड जो है वो मिला हुआ है, दिया हुआ है, इसको सेफ गार्ड जो है इनको सुरक्षित रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। कैन नॉट क्लेम दीज सेफ गार्ड, कौन जो है वो इन सेफ गार्डों को क्लेम नहीं कर सकता। कौन से? नो रिमूवल ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, डिसमिसल, रिडक्शन फ्रॉम रैंक, या उनकी अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी के बेस के ऊपर सस्पेंशन, या रिमूवल, डिसमिसल, ट्रांसफर, या डिसक्वालिफिकेशन, या फिर रिडक्शन, इंक्वायरी, इन चीजों को लेकर आगे किन को से सेफ गार्ड जो है वो कौन क्लेम इन चीजों को नहीं कर सकता। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो एक्ट स्टैट्यूटरी एक्ट हैं, जैसे कॉर्पोरेशन एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, कंपनीज लॉ है, ऐसे लॉज के बीच जो इनके डायरेक्टर्स होंगे या इनके बोर्ड होंगे, जे ऐसे सेफ गार्ड को जो क्लेम नहीं कर सकते, इनको किसी भी वक्त जो वो हटाया जा सकता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके डायरेक्टर बोर्ड को किसी भी वक्त जो है वो ड्यू प्रोसेस के साथ हटाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। होल्डर ऑफ सिविल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, जैसे स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, इसके डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर जो है वो अपने बॉस, वो चाहे स्टेट है या फिर गवर्नर है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि इसको कब तक हम इसको पोस्ट के ऊपर बना के रखें, उनको हटाया जा सकता है। Although mention the intervention and agency or instrumentation of state, civil holding a post in a department connected with the defense can not claim the protection of Article 311। जिस व्यक्ति को जो सिविल नहीं है, जो सिविल है, सिविल से जिसने सेवाएं, जिसकी सिविल सेवाएं हैं, उस सेवाओं को अगर उस व्यक्ति को डिफेंस की किसी भी डिफेंस, कोई भी डिफेंस, जैसे एयरफोर्स है, हमारी नेवल है, या फिर आर्मी है, तो इसके बीच उनको अगर अपॉइंट करा गया है सिविल सर्विसेज वालों को, तो वो भी जे सेफ गार्ड जो है अवेल नहीं कर सकते, उनको इनमें से हटाया जा सकता है। नो रिमूवल और डिसमिसल बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, वो मैंने पहले बता दिया कि कोई भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अपने बॉस को और उसके अपर को उसको रिमूव नहीं कर सकती, उसको हटा नहीं सकती, लेकिन कई केसों में ऐसा हो चुका है कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर है वो डायरेक्टर को ही रिमूव कर देता है। ऐसा जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो रॉन्ग अब इनिशियो होता है, वो मेलाफाइड होता है, आर्बिट्रेरी होता है, और वो चैलेंज होते हैं, और अगेंस्ट द प्रोसीजर एंड अगेंस्ट द लॉ होता है, तो उसको चैलेंज करके वो व्यक्ति जो है वो अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है।
अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो ही हटा सकती है, जिसने अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने सिविल में रखा है वो उसको हटाने का भी राइट है। सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज होती हैं। नो डेलीगेशन पावर टू रिमूव। डेलीगेशन जो है, किसी व्यक्ति को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। डेलीगेट होता है कि किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए रखना, पावर देना, कुछ समय के लिए पावर देना, डेलीगेट कर दिया। सपोज किसी अधिकारी को, जैसे डीसी है, डीसी को बोल दिया कि आपको डायरेक्टर जो है वो पंचायत लगा दिया गया है, लेकिन वो डीसी भी है, किसी जिले का डीसी है और उसको डायरेक्टर पंचायत भी लगा दिया है, तो डायरेक्टर पंचायत की उसके पास जो है एक डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन के अंतर्गत वो किसी भी ऑफिसर को, जो उसका जूनियर होगा चाहे उसका सीनियर होगा, वह उसको हटाने का किसी को राइट नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक डेलीगेशन है। डेलीगेटिव कैन नॉट रिमूव एनी पर्सन सबऑर्डिनेट और द सीनियर। तो उसको हटाने का पावर जो है वो उसमें नहीं है, वो नहीं हटा सकता। डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शंस इन रैंक, जो मैंने पहले बताया कि जो इस क्लोक 311(2) के अंतर्गत ये भी सेफगार्ड है कि किसी व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द डिसमिसल, रिमूवल, इसमें डिफाइन कम करा गया है। रिडक्शंस इज द रैंक एंड डिमोशन फ्रॉम द हायर टू ए लोअर रैंक और द पोस्ट। तो इस संविधान जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो बड़े रैंकों पर बैठे हैं, उन रैंकों से उनको रिमूव भी किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, उनकी रिडक्शन की जा सकती है, और जो उनको डिमोट किया जा सकता है, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता, उनको डिमोट भी किया जा सकता है। रिडक्शन इन रैंक, फॉरफीचर ऑफ सर्विसेज टू बी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट पनिशमेंट। किसी को रिड्यूस करना या किसी को हटाना, ये जो दो चीजें जो हैं, ये रिडक्शन इन रैंक, कम करना, हटाना, या फिर इसको फॉरफीचर ऑफ सर्विसेज करना, उनको बिल्कुल रिमूव कर देना, तो उन चीजों के लिए ये दो एक अलग अलग प्रोसीजर है। खत्म करना, सर्विस को खत्म करना, ये दो एक अलग लॉ है। तो इनके ऊपर अलग अलग थ्योरी है। तो क्योंकि समय की अभाव है, मैं इतना डिटेल में भी नहीं जा सकता। मैंने 45 मिनट में अपने जो जितना भी आज का जो 223 तक 323 तक जो चैप्टर है, आर्टिकल है, मैं उनको आज इनके साथ कंप्लीट करूंगा। हु हैज ए राइट टू होल्ड हिज पोस्ट और रैंक। रैंक पर बने रहने का राइट किसको है? जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जूनियर पब्लिक सर्विस, सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या किसी भी पोस्ट के ऊपर व्यक्ति है, तो उसको बने रहने का राइट जो है वो कब तक है? पर्सन अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली फॉर ए परमानेंट पोस्ट। अगर कोई व्यक्ति जो है वो परमानेंट पोस्ट के ऊपर अपॉइंट करा गया, सपोज जैसे डायरेक्टरों के लिए अपॉइंटमेंटें होती हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है कि फलानी डिपार्टमेंट में जिस तरह से एटॉमिक एनर्जी है, या फिर किसी भी तरह के डिफेंस के डिपार्टमेंट हैं, सिविल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, एविएशन के हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं, तो उनमें डायरेक्टरों की अपॉइंटमेंट करनी है या किसी प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट करनी है, तो उनको लेकर जो परमानेंट पोस्ट के ऊपर जिसको अपॉइंटमेंट बाय लॉ जो है वो की जाती है, तो उनको इस का सेफ गार्ड जो उपलब्ध होता है और उनको हटाया नहीं जा सकता। पर्सन्स होल्डिंग पोस्ट इन क्वासी परमानेंट कैपेसिटी, जिस तरह से कोई क्वासी परमानेंट कैपेसिटी के बीच कोई बैठा हुआ है जिसके पास पावर भी है, लेकिन वो पावर लिमिटेड सोर्स के बीच है, और उसको भी हटाना जहां पर नहीं है। पर्सन्स अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स टर्म, वही बात पहले में कि जिसको परमानेंट रखा गया है और फिक्स टर्म के लिए जिसको अपॉइंट किया, सपोज किसको 10 साल के लिए अपॉइंट करा है, तो उसके अपॉइंटमेंट को भी ऐसे नहीं हटाया जा सकता विद ड्यू until or unless due process adopted. Discharge of a प्रोबेशनर जो प्रोबेशन के ऊपर कई ऑफिसर आते हैं, प्रोबेशनर ऑफिसर जो हैं वो उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। A probationer is a person who has been appointed on trial, मतलब कुछ समय के लिए ट्रायल बेस के ऊपर जब उनको अपॉइंट किया जाता है कि देखते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी क्या है, और
इनकी किस किस तरह की इसकी जो काउंटेबिलिटी जो है वर्क के लिए कितनी है, उनको ट्रायल बेस के ऊपर जब प्रोबेशन के लिए रखा जाता है ऑफिसर को, तो उनको अपॉइंटमेंट ऑन द परमानेंट पोस्ट इज प्रोसीडेड बाय द अपॉइंटमेंट ऑन प्रमोशन फॉर ए सर्टेन पीरियड। तो इनको कुछ समय के लिए रखा जाता है, जब इनको परमानेंट किस तरह से होंगे, इनको रिमूव भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं, रिमूवल के बीच चलते हैं कि रिमूविंग एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जी, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इसके ऊपर प्रिंसिपल है। लेड ऑन आर दैट ए प्रोबेशनर हैज नो राइट टू होल्ड द पोस्ट एंड हिज सर्विसेज कैन बी टर्मिनेटेड at any time during or at the end of period of probation on account of general unsuitability for the post of in question। जिस पोस्ट के लिए उसको रखा गया है, प्रोबेशनर ऑफिसर जो है, जिस पोस्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उस पोस्ट से उस व्यक्ति को ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड या फिर प्रोबेशन पीरियड के अंत तक उसको हटाया जा सकता है। किस बेस के ऊपर? अनसुटेबिलिटी, कि वो योग्यता जो है उसमें नहीं रखता, उसके लिए पोस्ट जो है जनरली ये बोलेंगे कि पोस्ट सूट जो है उसके लिए नहीं कर पाती, जब वो उस पोस्ट के लिए योग्य है, वो नहीं है, योग्यता के आधार पर नहीं है, उसको हटाया जा सकता है। उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको चेक किया जा सकता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसको रिमूव किया जाता है। टर्मिनेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स वो सेम चीज है। आगे चलेंगे, परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट, इनकी पोस्ट जो जिनकी परमानेंट है उनको परमानेंट पोस्ट को एंजॉय करने का राइट है, उनको भी ऐसे हटाया नहीं जाएगा। क्वासी परमानेंट सर्विसेज वो भी आ गया। टर्मिनेशन ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स पीरियड, ये भी हमने पीछे आपको बता दिया। और आगे आता है कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट के बीच यह कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ सर्विस which may be restored in a public interest। कंपल्सरी रिटायरमेंट जो पब्लिक सर्विस के बीच, कंपल्सरी रिटायरमेंट कब आती है? कि जब कोई इंटरेस्ट जो है वहां पे बना हो, मेंबर का इंटरेस्ट बना हो कि उसने इस जॉब को छोड़ ही देना, कोई रीजन उसने शॉर्ट कर दिया, तो कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है, या फिर गवर्नमेंट के पास एक्सेस जो है किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर जो है वो तैनात हो जाए, तो भी कंपल्सरी रिटायरमेंट के बीच उसको लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। द पर्पज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीमैच्योर और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू वेट आउट द इनएफिशिएंट, करप्ट, डिसऑनेस्ट एंड डीड बोर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट के अंदर इस चीज को भी कोड किया जा सकता है कि उनका ऑफिसरों का जो कार्य है वह इनएफिशिएंट है, वह काम जो है वह योग्यता के आधारित नहीं है। दूसरी चीज, वह करप्ट है, रिश्वतखोर है। तीसरी चीज, डिसऑनेस्ट है, बेईमानी करने वाला व्यक्ति है। चौथी चीज, डीड बोर्ड जो है, उसका कार्य जो है वो अगेंस्ट लॉ ही है, तो उसको हटाना वाजिब है, वो इसको किसी भी वक्त हटाया जा सकता है। द पावर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। द पावर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या है? जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, किसके पास? जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसकी, जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जब गवर्नर है, क्योंकि जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं और स्टेट पब्लिक कमीशन की बात कर रहे हैं, तो स्टेट पब्लिक कमीशन में गवर्नर और जो जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन के बीच राष्ट्रपति। ये जो है, जब बड़ी पोस्टों के ऊपर जो व्यक्ति बैठा होता है उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरों को एक्सरसाइज करते हुए उनको किसी वक्त हटा सकते हैं। इट इज देयरफॉर शुड बी एक्सरसाइज ऑन इन रेयर केसेस। लेकिन बहुत कुछ जो है इसमें देखना पड़ता है, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट होती है तो एक फिक्स पीरियड दिया जाता है, तो उसके लिए इंक्वायरी जो है वो भी होती है, और विदाउट हियरिंग किसी व्यक्ति को हटाना ये लॉ ऑफ ऑर्डी अल्ट्रम पार्ट्रम का एक वायलेशन जो है जहां पे होती है,
इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डर पार्ट टर्म जो है, जो उसकी वायलेशन जो है, अगर किसी को बिना सुने किसी पोस्ट से हटा दिया जाता है तो देयर इज ए प्रोसीजर अगेंस्ट दैट सिस्टम, कि वो व्यक्ति जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 जो हमने पहले बोला रिट पिटीशन, या फिर जो है वो आर्टिकल 32 को लेता हुआ वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, 15, 19 या 21 की जो है रेफरेंस देता हुआ वह जो है वहां पे हाई कोर्ट में जो है कोर्टों में जो है अपनी रिट जो है दायर कर सकता है। तो ऐसी बहुत आगे बढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट held that the order of dismissal of the applicant were not vitiated by malified, or that they were not based on wholly extraneous or irrelevant ground। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट एक कॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट में ये बात बोली थी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे जो अपॉइंट किया गया है, किसी अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उस अथॉरिटी के द्वारा अगर उसको हटाया जाता है तो वो मेलाफाइड, उसकी अटेंशन जो अथॉरिटी की नहीं होनी चाहिए। कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अगर किसी को हटाती है तो उसकी अटेंशन जो है वो प्रूडेंट नहीं होनी चाहिए, मेलाफाइड नहीं, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी चीजों को इसमें कंसीडर करा गया है और इसमें लगभग जो है वो 7 पॉइंट जो थे इसमें कंसीडर करे गए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और अलग अलग जजमेंटें हैं इसके ऊपर। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक जजमेंट का रेफरेंस भी दे दिया है, क्योंकि अगर कॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो मैं ऐसी जजमेंटें जो हैं अगर हम आपको देने लगे तो देयर इज लॉट ऑफ टाइम वी कैन गेट। और आगे ऑल इंडिया सर्विस जो कि 312 के बीच आई है। ऑल इंडिया सर्विस की मैंने पहले बताई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके बीच, या फिर जो है वो राज्यसभा या लोकसभा के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो प्रोसीजर आता है, पार्लियामेंट क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कॉमन टू द यूनियन एंड द स्टेट की एक सर्विस जो है वो ले सकते हैं, वो अपने बिहाफ के ऊपर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, और वो उनकी कृपा के ऊपर लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के ऊपर उनके ऊपर इच्छा जब तक बनी रहती है वो उसमें बने रहते हैं। और आगे ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ सर्विसेज जो है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत बड़ा एक स्कोप है इंजीनियरिंग का। और इंजीनियरिंग में अधिकतर जो है वो चीफ इंजीनियर, बोर्ड डायरेक्टर्स, मतलब ऐसी पोस्टें जो इसमें बहुत ज्यादा पोस्टें जो होती हैं, तो इन पोस्टों को भी इसमें जो है मेडिकल साइंसेज है और उसमें पब्लिक हेल्थ है, इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ जो इनको जो है वो लिया जा सकता है। राज्यसभा पास जो एक एक्ट जो था जो 1951 का जो है ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो ली जाती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 315 के बीच जो इसको मेंशन करा गया है अधिकतर, जो कि मैं पीछे से उसको ले रहा हूं कि 315 में, और 315 के तहत जो इसको जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो होती हैं। फॉर ए चेयरमैन मेंबर्स पब्लिक सर्विस कमीशन हाउ प्रोवाइडेड टू द आर्टिकल 316 clause 1, therefore that the name of the on one behalf of the members of the every public service commission shall be persons who at the dates of their appointment have been office for a last at least 10 year, या फिर at least as the age of 62 year and at the age of 65 year। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 10 साल के टर्म के लिए की जाती है, और अप टू द एज ऑफ 62 साल और 65 ईयर। 62 साल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत बाय द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड सेकेंडली इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसकी एज जो है वो 65 साल से ऊपर जो है इनको नहीं रखा जा सकता, 62 साल से ऊपर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट जो है 10 साल के लिए इसका टर्म जो है वह एक स्पेसिफिक दिया गया है कि इनकी 10 साल तक के इनको रखा जा सकता है। लेकिन जो इनके ऑफिस में जो काम करते हैं, या फिर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री है, उन मिनिस्टरों के बीच एक्सपीरियंस जो है, सीनियोरिटी एंड एक्सपीरियंस जो है उसको लेते हुए उनको एक स्पेशल
प्लेजर जो है वो मिलता है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर कहते हैं, वो उसको इंजॉय करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में राइट एंड होल्ड इट एंड जूनियर पब्लिक सर्विस स्टेट पब्लिक कमीशन, जो फिर वही बात आ गई। एंड इनको हटाया, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस। हटाना किस तरह से हो सकता है? अगर कोई रिमूवल करनी है उसकी, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, पागल हो जाता है, या फिर बैंकक्रप्ट हो जाता है, करप्शन के साथ जुड़ा, जब फॉरफिट हो जाता है, या फिर उसकी जो कोई बॉडीली इन्फॉर्मिटी आ जाती है, मतलब काम करने के योग्य नहीं होता, या फिर कोई ऐसा करप्ट प्रैक्टिस करता है कि जिस प्रैक्टिस के साथ जो डिपार्टमेंट है या फिर देश में उसकी ये एक बड़ी विरोधाभास जो पैदा होता है। जिस तरह से कई ऑफिसर जो हैं, इन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए मतलब प्रॉपर्टियां जो तैयार कर रखी हैं, और ऐसे इशू जो जब निकल के बाहर आते हैं, तो ऐसे ऑफिसर अगर उस पोस्ट पर हों तो उनको हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर, या फिर किसी के साथ उसने कोई मिसबिहेव करा है, तब उसको हटाया जा सकता है। लेकिन सस्पेंशन जो है, उसकी सस्पेंशन भी मिसबिहेव बेस पे ऊपर की जा सकती है। टर्मिनेशन, सस्पेंशन और डिसमिसल, रिमूवल, ये अलग अलग दायरे हैं, जो इनके लिए अलग अलग एक मैकेनिज्म है, अलग अलग प्रोसीजर है, एक बड़ा एक वाइड स्कोप है इसके बीच। तो उसको, और पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल 323 जो श्री गुरु संविधान की वाणी का आर्टिकल जो श्लोक जो है वो 323 जो है, उसमें एनुअली टू द प्रेसिडेंट रिपोर्ट के बेस के ऊपर एनुअल रिपोर्ट जाती है इनकी। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं, या किसी भी जब के एचओडी होते हैं, इनकी रिपोर्ट जो है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नर की इच्छा के मुताबिक जो उनको अपॉइंटमेंट मिलती है, गवर्नमेंट उसको रिकमेंड करती है, तो उनकी रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट जो है, जब उनकी हर साल जो है वो प्रेसिडेंट जब गवर्नर के पास पहुंचती है, तो उसकी रिपोर्ट की एवेल्युएशन के दर पर भी उनको जो है वो सेफ गार्ड मिलेगा, या रिमूवल मिलेगी, या फिर लॉ ऑफ अप्रेजल मिलेगा। ये 3-4 चीजें जो है इसमें अधिकतर देखिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वुड प्रेजेंट एनुअली टू द गवर्नर, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हर साल जो है वो अपने ऑफिस, अपने बॉस कौन है उसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहां में राष्ट्रपति हैं, या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट है, वो उनको वहां पे रिपोर्ट जो है वो उनको देनी पड़ती है, हर साल देनी पड़ती है। आगे आते हैं कि द पब्लिक सर्विस कमीशन आर सिक्योर्ड अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ ऑफिस। पहले बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबरों का भी एक समय अवधि दी गई है, जो कि 10 साल के लिए दी गई है, और अप टू द एज ऑफ 62 ईयर एंड द 65 ईयर ऑफ एज। और कंडीशन फॉर द सर्विसेज जो है अलग अलग दी गई हैं। इन एलिजिबल हो जाता है, या फिर मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन कैन नॉट रिमूव फ्रॉम द एक्सेप्ट आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई उसके खिलाफ जजमेंट आ चुकी है, तो भी तब उसको रिमूव जो है वह किया जा सकता है। उस पर प्लेजर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो वहां पे लागू नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर गवर्नर का या राष्ट्रपति का जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है, जो कब तक उसकी ऊपर कृपा जो बनी रहेगी। जैसे एक बाबा भी है जो कोई कृपा देता है कि कब तक आप चावल खाओगे, कब तक आप समोसे खाओगे, कब तक आपकी कृपा बनी रहेगी। तो ऐसे बाबे जो हैं, जब वो ऊपर बैठे बाबे जिसकी काउंटेबिलिटी भी नहीं होती, उनको अपॉइंट कर लेते हैं। तो जो ऐसे केसेस के बीच अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ जाता है, तो उनको वहां से हटाया जा सकता है। A report of working of commission की lay down before the House of State Legislature and the House of Parliament। जो लोकसभा, राज्यसभा, या फिर जो आपकी जो अपर हाउस है, लोअर हाउस है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य की विधानसभा है, या राज्य परिषद है, विधानसभा परिषद है, जब वहां पे उसकी रिपोर्ट जो है वहां पे डिस्कस होती है, उन ऑफिसरों का जो वर्क जो है उसको एवेल्युएट किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है। तो अगर वहां पर विजय पाए जाते हैं तो इनको वहां से हटाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आज जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात थी। पब्लिक सर्विस कमीशन की जो हमारे श्री गुरु संविधान के बीच दिया गया है, आपको कितना इंटरेस्ट है इसमें, आप कितने इसके साथ जानकार हैं। हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि मुझे सरकारी जॉब मिले और मैं सरकारी जॉब को एंजॉय करूं, लेकिन कितनी आप इस सरकारी जॉब को लेकर कितने जागरूक हैं। आर्टिकल 14 को मैंने जिस तरह से रेफरेंस दिया है आपको, आज 35वां दिन था हमारा। आप सबको 35 दिन में हमें सुनने और एप्रिशिएट करने का मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिन भी साथियों ने मुझे सुना है,
जिन भी साथियों ने अब आगे भी तो 2-3-4 दिन जो है ये संविधान का प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलेगा। हो सकता है कि 40 दिन का एक कहते हैं कि छिला रखा हुआ है, 40 दिन बाहर नहीं निकलना है, तो मैंने भी ये 40 दिन के छिले के बीच ही श्री गुरु संविधान की वाणी को कंप्लीट कर सकता हूं। मुझे होप है कि अभी जो 335 आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी रिमेनिंग जो हैं वो 300 एटलीस्ट जो है वो बहुत कम आर्टिकल जो है वो रह चुके हैं। तो आपको 3-4 दिनों के बीच इन सभी को कंप्लीट करते हुए आपसे रजा ले गए और आप सब प्यार देते रहिए, बने रहिए। आपको बहुत बहुत नमस्कार। सभी को गवर्नमेंट जॉब मिले और सभी एंजॉय करें, सभी सुख शांति से रहें। कोरोना जो है वो जल्दी से अपने आप भारत से और विश्व से अपने आप को खत्म कर ले। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुखी रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।